हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों नस्ट इक्वेशन ही। नस्ट इक्वेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों हमने लास्ट क्लास में नस्ट इक्वेशन देखा था। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, उसका क्या यूज़ होता है, और हमने क्वेश्चन भी करे थे उसके ऊपर। अभी हम उसके कंटिन्यूएशन में ये देखेंगे कि आप नस्ट इक्वेशन को किस तरीके से रिलेट कर सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। बच्चों आपने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करेंगे, नस्ट इक्वेशन को समहाउ रिलेट करने की कोशिश करेंगे केसी से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। एंड लास्ट में इस वीडियो को देखेंगे कि गिब्स एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होती है ई सेल की, आपकी सेल पोटेंशियल की। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों पिछले क्लास में आपने देखा है किस तरीके से आप नस्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल आर टी अपॉन एन एफ। उसके बाद आप आयनिक फॉर्म में प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट लिखते हो। अभी बच्चों यहाँ पे मैंने क्यू लिख रखा है, क्या है इसका मतलब वो देखते हैं। आपने देखा होगा कि आप इक्वेशन को रिएक्शन को आप क्या करते हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ए यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये क्या है बच्चों, जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो है। और उसके अलावा ए बी सी डी एक्चुअल कैपिटल क्या है, वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वैल्यू जो आप n के लिए यहाँ पे कंसिडर करोगे। तो अगर मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है आपके पास और उसके लिए अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो नस्ट इक्वेशन, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। दैट मीन्स नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे नस्ट इक्वेशन जिसके लिए आप यूज़ करते हो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल है इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, नेचुरल लॉग ऑफ क्यू है। क्वेश्चन है ये क्यू क्या है, तो क्यू बच्चों आपका रिएक्शन कोसेंट है। आपने 11th क्लास इक्विलिब्रियम में सबसे पहले पढ़ा था इसे। अब थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ, मे भी कईयों को याद ना हो। तो क्या है, जो आपका क्यू होता है रिएक्शन कोसेंट, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे, इसको अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो सिंपल क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रेज टू देयर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जो प्रोडक्ट एंड यहाँ पे रिएक्टेंट। सिंपल है बच्चों। आप क्या करो, आपका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है रेज टू देयर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उनका मल्टीपल डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है उसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, रिएक्शन कोसेंट हो गया। तो आप बोलोगे कि रिएक्शन कोसेंट तो फिर केसी को भी तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी बच्चों, एक्चुअली केसी जो होता है ना, वो रिएक्शन कोसेंट का एक स्पेशल कंडीशन होता है। देखो ये फार्मूला तो आप रिएक्शन में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। रिएक्शन स्टार्ट हुआ और इक्विलिब्रियम आया, मान लो रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ और इक्विलिब्रियम आने में मान लो 1 मिनट लग गया, तो इस 1 मिनट के दौरान भी ए बी सी डी जो आपके 4 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, उसके कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। हाँ, कम हो रहे होंगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, तो हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आने से पहले तक और इक्विलिब्रियम आने के बाद भी चारों का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है। आप हमेशा पुट कर सकते हो इसके कंसंट्रेशन में और इस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बच्चों सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है तो इसी चीज़ को आप केसी बोलते हो। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसको आप क्या सिंपल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हो, रिएक्शन कोसेंट से। तो दैट मीन्स केसी जो होता है वो स्पेशल केस होता है किसका, रिएक्शन कोसेंट क्यू का, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो अभी आगे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ठीक है, मैंने पढ़ा कि क्यू को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट की पावर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है उसके स्टिचियोमेट्रिक पावर, उसका कंसंट्रेशन इनटू उसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी। अच्छा, तो ये तो हो गया बच्चों कि नॉर्मल रिएक्शन कोसेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला क्या है, जब ये वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने बोला है मैं आपको रिलेशन बताऊँगा। किसका रिलेशन बताऊँगा, मैं रिलेशन बताऊँगा ई सेल का, किसके साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो जैसे ही बच्चों क्या होता है, आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जो आपका हाफ सेल होता है ना, हाफ सेल एस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ पे। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे जिंक क्या करता है, Zn2+ घुलता रहेगा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। जिंक 2+,
बन के नीचे गिरता रहेगा, तो उससे क्या होगा, जो दो दो इलेक्ट्रॉन लूज होते जा रहे हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा एनोड पे, और उसके बाद वो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा कॉपर का, और ये रिएक्शन चलता रहेगा अंटिल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। जैसे ही बच्चों इक्विलिब्रियम अटेन होगा क्या, दोनों ही इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जैसी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाना क्या चालू करेगा, जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी उसमें। तो जैसे ही जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ई सेल जीरो हो गया। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम आपका जो ई सेल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आ रही बात? अगर ई सेल जीरो होता है, अगर आपका ई सेल जीरो होता है तो चलो लगाते हैं कंडीशन, ई सेल आपका जीरो है, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ। आपको पता है लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से, 2.303 लॉग। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फार्मूला होता है वो QC का फार्मूला होता है, लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया इसी चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, KC बोल दूंगा, है ना। स्पेशल केस है, मैंने स्पेशल केस बता दिया कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन आ गया। जब एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन आ गया तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी वैल्यू हो गई बच्चों ई सेल इक्वल्स टू जीरो, और इक्वेशन कैसे हो गई, जीरो इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 लॉग KC। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या मिस किया बच्चों, लॉग की जगह, नेचुरल लॉग की जगह हमने लॉग इंटू 2.303 कर दिया, ये चीज़ें हमने लिखना भूल गया। तो हम मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, देखो सिंपल है, 2.303 RT अपॉन में NF लॉग ऑफ KC, है ना। मैंने क्या करा, RT अपॉन NF तो रह गया, साथ में साथ जब नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, और लॉग के साथ इस पूरे को KC लिख दिया, क्योंकि स्पेशल कंडीशन हमारा अचीव हो गया है। तो अच्छा ठीक है, अब फाइनल रिलेशन क्या बना बच्चों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पक्का पक्का याद रखना है। ठीक है, क्या हुआ आपका, जो ई नॉट सेल हुआ, अब ये अगर दूसरी साइड को जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2.303 RT NF लॉग ऑफ KC। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है पेपर के लिए, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब अप्लाई करना होगा आपको पता है, अप्लाई जब भी होगा जब रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है बच्चों, क्या हो सकता है, या तो आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करने को दे दिया जाएगा, अगर ई नॉट सेल कैलकुलेट करने को दे दिया जाएगा तो आपको KC दे के रखेंगे, या ये भी हो सकता है कि आपको KC ना दिया जाए, KC निकालने को बोला जाए, ई नॉट सेल दे रखा हो। दोनों कंडीशन में बच्चों आपको लॉग और एंटी लॉग देखना आना चाहिए। मैं इस वीडियो में लॉग एंटी लॉग नहीं सिखाऊंगा, आई होप आपको आता है। अगर नहीं आता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, हाउ टू सी लॉग एंड एंटी लॉग। फिलहाल के लिए बच्चों मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, इससे तो आपको क्लियर होगा किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ऊपर। ठीक है, मैं NCERT का आपको एक एग्जाम्पल है 3.2, ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। सिंपल, आपको पता चलेगा किस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास इक्वेशन है कॉपर सॉलिड, इसमें आपने ऐड करा है सिल्वर। ठीक है, प्रोडक्ट आपका क्या बना बच्चों, कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस आपका क्या हो जाएगा 2Ag सॉलिड। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या बोला है बच्चों कि आपको ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 0.46 वोल्ट। आपको बोला है बच्चों इस केस में KC निकालने को। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करूँ तो आपका 0.46 वोल्ट हो गया, 2.303 RT NF लॉग ऑफ KC। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे Ag पे 1 प्लस है, 2 ऐसे हैं आपके पास Ag, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होंगे दूसरी साइड को, तो दैट मीन्स N आपका क्या हो गया 2 हो गया बच्चों। ठीक है, आपको R की वैल्यू पता है 8.314। ठीक है, तो यहाँ पे 8.31 वैल्यू आपने R की रख ली। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपके पास टेम्परेचर कुछ नहीं दे रखा, तो आप क्या मानोगे, मैंने बताया था 298 केल्विन। ठीक है, जब नहीं बता रखा तो 298 केल्विन। एंड
इसको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 96500 ले सकते हो। ठीक है, जब सारी कैलकुलेशन करोगे तो बच्चों आपको पता है कि लास्ट क्लास में ये पूरा लिखने से अच्छा है क्या है, मेरे को पता है कि इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 0.059 बताया था ना। तो इस पूरे की अलग अलग करने से अच्छा आप क्या इसको लिखो 0.059। तो मैं बस यहीं पे देखना चाहता था आपको याद है कि नहीं है। आप पूरा का पूरा ना लिखो, पूरा का पूरा लिखने की जगह बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो आप उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 0.059। हाँ कंडीशन है टेम्परेचर यही होना चाहिए। ठीक है, एंड देन बच्चों क्या आ जाएगा आपका, जब पूरी चीज़ें कैलकुलेट करोगे, ये पूरी चीज़ को इधर लेके आओगे तो आपको पता चलेगा लॉग ऑफ Kc की वैल्यू आती है बच्चों 15.6 एंड आपको एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेते ही आपका आंसर आ जाएगा 3.92 इंटू 10⁻15। ओके, मैं आंसर डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, मैं जस्ट बताना चाहता था किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल है। एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया जा सकता है सिंपल। मैं अभी थोड़ा सा आइडिया दूँ तो जो भी आपके पास डेसिमल के पहले होता है वो 10 की पावर में चला जाता है, उसके बाद 0.60 उसका आपको एंटी लॉग देखना है। मैं एक अलग से वीडियो अपलोड जरूर करूँगा एंटी लॉग कैसे देखते हैं उसके लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। टॉपिक सिंपल है, किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम Kc को किसके साथ, सेल कांस्टेंट के साथ, बेसिकली किसके साथ, सेल पोटेंशियल के साथ। तो आप देख रहे हो कि आपका ई सेल और ई नॉट सेल और Kc के बीच में क्या रिलेशन है। जाते जाते बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसको भी देख लेते हैं, गिब्स एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। ओके, गिब्स एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए गिब्स एनर्जी डेल्टा जी क्या बताता है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या मतलब होता है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो तो क्या मतलब होता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या मतलब होता है। हाँ, तो देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, इसका सबसे बढ़िया किस चीज़ से बता सकते हैं आप, डेल्टा जी की वैल्यू से। देखो डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव है तो आप हमेशा बोलोगे रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस कैसा रिएक्शन होता है, जो नेचुरली अकरिंग खुद से हो जाते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है दैट मीन्स आप इक्विलिब्रियम में हो, और डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों अगर आपके पॉजिटिव है तो दैट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये ऐसा रिएक्शन है कि आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस रिएक्शन को कराने के लिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो डेल्टा जी का बेसिक आइडिया हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये पढ़ना है डिटेल में, 11th में पढ़ रखा होगा आपने। तो अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए, अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए कि डेल्टा जी और ई सेल के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो डेल्टा जी फॉर रिएक्शन इज इक्वल्स टू आपका होगा -NF ई सेल। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, सिंपल सा इक्वेशन है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू दैट मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है -N, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है, F इज फैराडे ई सेल। ओके, तो आप डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे सपोज एक इक्वेशन लेते हैं, आपके पास जिंक है। ओके, जिंक सॉलिड प्लस आपने क्या करा बच्चों 2 कॉपर। ठीक है, और आपने 2 जिंक और आपने क्या करा कॉपर। हाँ ठीक है, 2 कॉपर। अगर आपने ये ले लिया तो क्या होगा, आप बोलोगे सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने ये ज़बरदस्ती का 2 2 2 2 क्यों कर दिया। ठीक है, सिंपल बैलेंस अगर मैं देखूं तो ये हट भी सकता है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। बच्चों बताने का पर्पस सिंपल यही है कि अगर ये रिएक्शन नॉर्मल होता, 2 नहीं होता, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप सिंपल लिखते ई सेल, है ना। बट अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। तो अब ये लिखोगे, बस ये फ़र्क है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर से सही से कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं। अगर मान लो कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड है तो क्या हो सकता है बच्चों, आपका डेल्टा जी आर के ऊपर नॉट आ जाएगा -NF ई नॉट सेल। अगर आपके कंसंट्रेशन क्या है, यूनिटी है,
तो सिंपली मैं क्या करूँगा, नॉट लगा दूंगा। नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे तरीके से कि क्या है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, एक और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसी को -NF E0 सेल की जगह आप क्या लिख सकते हो, -RT। आपके पास क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ K। ठीक है बच्चों, ये आप इसकी जगह रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ये कहाँ से आता है, जो आपने पिछले इक्वेशन है ना वहाँ से। ठीक, तो आई होप आपको बच्चों समझ आई होगी क्या चीज़ है ये, एंड आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हो। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं एंड देन समझते हैं इससे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इक्वेशन बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास रिएक्शन है जिंक सॉलिड। ओके, जिंक सॉलिड आपके पास Cu2+ है, तो सिंपल क्या होगा, Zn2+ प्लस Cu। ये आपका एक्वस हो गया, ये आपका एक्वस हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया बच्चों। ठीक है, आपसे बोला गया है कि जो डैनियल सेल है, इस डैनियल सेल के लिए क्या वैल्यू है, इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब E0 सेल बोल रहा है, आपको भी पता है, बताने की क्या जरूरत है, बहुत बार पढ़ा हमने। इस 1.1 वोल्ट इस वाले के लिए, स्टार्टिंग से यही तो पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इसी वाले एग्जांपल को लेते रहते हैं। तो 1.1 वोल्ट याद रखना, अगर कोई ना बताए फिर भी याद रखना, कॉपर जिंक वाले सिस्टम के लिए 1.1 वोल्ट होता है। आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है मेरे पास, तो डेल्टा जी फॉर रिएक्शन मैं करूँगा तो -NF E0 सेल हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है। कितने रिएक्शन का ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 का। ठीक है, फैराडे की वैल्यू कितनी लोगे, एक्चुअल वैल्यू बच्चों 96487 होती है। यस, 487 होती है, बट कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आप 96500 भी ले सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, एंड देन E0 सेल इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -21227। ठीक है, मेरा पर्पस क्या है बच्चों, खाली आपको समझाना किस तरीके से यूज़ करना। आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो किलो जूल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 से आपको डिवाइड करना है, दैट इज सिंपल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि क्या है। ओके, तो दैट मीन्स डेल्टा G0 की वैल्यू ये आ गई। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस क्या सिग्निफाई करता है, ये नेगेटिव वैल्यू क्या सिग्निफाई करता है, तो बच्चों नेगेटिव वैल्यू क्या सिग्निफाई करता है, सिंपल सी चीज़ आपको पता है ना कि जिंक को अगर कॉपर सल्फेट में डालूँ मैं, तो एक बात खुद से बताओ, वो नेचुरली अकरिंग रिएक्शन होगा या वो रिएक्शन कराने के लिए आपको बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों आपको पता है कि जो आपका कॉपर सल्फेट है उसमें अगर मैं जिंक ऐड करूँगा तो जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से कॉपर को, एंड उसकी जगह ZnSO4 बना लेगा। ठीक है, तो ये तो नेचुरली अकरिंग है, खुद ही हो जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। सो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, डेल्टा जी की वैल्यू आपकी ऑलरेडी नेगेटिव है। ओके, और ये पॉजिटिव कब हो सकती है बच्चों, एक ही रीज़न है पॉजिटिव होने का, जब इसकी E0 सेल की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, आपको खुद से बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो चीज़ पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, एंड देन वी विल से कि इस रिएक्शन को होने के लिए आपका दिस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो में कि क्या किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं ई सेल को, E0 सेल को KC से, गिब्स एनर्जी से। तो ये कुछ सिंपल से टॉपिक थे, मैंने ये सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।